जी हजरात, हम आइजा 230 के लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं और जहां हमने एक और चीज कवर करनी है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पेपर्स। याद आ रहा होगा हमने इससे पहले दो मौजू कवर किए थे। हमने पढ़ा था वर्किंग पेपर के कंटेंट, जिसके अंदर दो बातें थी, एक थे परमानेंट वर्किंग पेपर्स और एक थे करंट ईयर वर्किंग पेपर। याद आ रहा है जी? वो क्या थे सर? वो थे कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर। वो क्या थे? वो थे वर्किंग पेपर के कंटेंट। जी हाँ, एक थे परमानेंट और एक थे करंट। आए रिकैप कर लेते हैं। परमानेंट वर्किंग पेपर हर साल अपडेट होते थे और करंट वर्किंग पेपर हर साल बनते हैं। परमानेंट वर्किंग पेपर्स आर अपडेटेड एनुअली एंड करंट वर्किंग पेपर्स आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। ठीक है जी, ये कुछ और है, ये है फर्दर क्लासिफिकेशन। सर क्या मतलब है इसका? हम वर्किंग पेपर्स को मजीद दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज वर्किंग पेपर्स और एक को हम कहते हैं ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर्स। मैं दोनों के लिए अपनी एग्जाम्पल यूज करूंगा। मैं जब केएनएस में अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरी ऑडिट की क्लास में तकरीबन 160-165 बच्चा बैठता है ऑन एवरेज। आप मुझे बताएं, क्या मैं हर बच्चे के लिए अलग हैंडआउट बनाऊंगा? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर मिसाल के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं या मैं एविडेंस पढ़ा रहा हूं या मैं गोइंग कंसर्न पढ़ा रहा हूं या मैं कोई और टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बताएं क्या मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं हर बच्चे को 160 बच्चों को क्या अलग अलग कागज दूं? जी नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। मैंने एक हैंडआउट बनाया और मैंने पूरी क्लास को कॉपी करा के दे दिया। हर क्लास में यही हो रहा होता है। इसका मतलब है आई प्रिपेयर स्टैंडर्ड हैंडआउट फॉर द इंटायर क्लास और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। इसका मतलब है इस हैंडआउट को मैं कहूंगा स्टैंडर्डाइज हैंडआउट ऑफ ऑडिट, या मैं कह सकता हूं स्टैंडर्डाइज हैंडआउट या स्टैंडर्डाइज वर्किंग पेपर फॉर एफिड क्लास। इसका मतलब है जब स्टैंडर्ड होगा, अब इसके जरा प्रोज एंड कॉन्स सुने आप। अगर हर बच्चे के पास अलग अलग हैंडआउट होगा, बच्चा ए, बच्चा बी और बच्चा सी, अब इसके पास हैंडआउट कुछ और है, इसके पास कुछ और है, इसके पास कुछ और है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं पूरी क्लास के स्टैंडर्ड को मेंटेन कैसे करूंगा? लेकिन अगर तीनों बच्चों के पास सर साजिद का एक ही हैंडआउट होगा, इसका मतलब जब पूरी क्लास पढ़ रही होगी, जो बच्चा क्लास में रीड कर रहा होगा, जो बात मैं समझा रहा हूँ, पूरी क्लास मुझे फॉलो करेगी, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि जो हैंडआउट क्लास में चल रहा होगा, जो पूरी क्लास फॉलो कर रही होगी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी अ स्टैंडर्डाइज्ड हैंडआउट। इसी तरह अगर मिसाल दूं मैं आपको, एक ऑडिट फॉर्म है लेट्स से ENY। अगर ऐसा हो जाए कि ENY के पास 3 क्लाइंट लेट्स है, एक क्लाइंट है जी PSO, एक क्लाइंट है जी सीमेंस पाकिस्तान और एक क्लाइंट है मिसाल के तौर पर जॉनसन एंड जॉनसन। अब अगर ऐसा हो जाए कि PSO पर हमने काम ज्यादा कर दिया, सीमेंस में काम कम कर दिया और जॉनसन में काम दरमियाना कर दिया, PSO में काम ज्यादा, सीमेंस में काम कम और जॉनसन में एवरेज, इसका मतलब है कहीं ऑडिट की क्वालिटी ज्यादा, कहीं कम, कहीं बहुत खराब। एक ऑडिट फर्म जब ऑडिट करेगी तो क्या बेहतर है? क्या हर क्लाइंट पर स्टैंडर्ड काम करना बेहतर है या कहीं ज्यादा काम और कहीं कम काम करना बेहतर है? तो आंसर देंगे तमाम बच्चे, सर कानों को ऐसा लगता है, दिमाग को ऐसा लगता है कि हर ऑडिट फर्म को क्लाइंट पर स्टैंडर्ड काम करना चाहिए ताकि जो ऑडिट करने की क्वालिटी है वो क्वालिटी हर क्लाइंट पर एक ऑडिट फर्म इंश्योर कर सके। इसीलिए इसी रिस्क को कम करने के लिए कि कहीं काम ज्यादा ना हो जाए, कहीं काम कम ना हो जाए, कहीं काम बिला वजह एक्स्ट्रा ना कर दें, कहीं काम बिल्कुल ही कम ना कर दें, कहीं रिस्क को एड्रेस ही ना करें, एक ऑडिट फर्म ने क्या किया? एक ऑडिट फर्म ने बहुत सारे प्रोसीजर्स, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक हेड है कैश एट बैंक, हमारे पास एक हेड है कैश एट बैंक। अगर कॉमन सेंस इख्तियार करें, जो है एक्सरसाइज करें, तो कैश एट बैंक में आप क्या करते हैं? कैश एट बैंक में 4-5 काम बड़े कॉमन है जो हर फर्म करती है। हम बैंक कॉन्फर्मेशन भेजते हैं, हम बैंक रिकॉन्स क्लाइंट से लेते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट्स लेते हैं, हम अनप्रेजेंटेड चेक्स का ब्रेकअप लेते हैं, हम अनक्लियर्ड चेक्स का ब्रेकअप लेते हैं और हम कैश बुक का एक्सट्रैक्ट भी लेते हैं। इसका मतलब है कि EY चाहे PSO को ऑडिट करे, सीमेंस को ऑडिट करे या जॉनसन का करे, ये 5 काम, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 काम तो नॉर्मली होंगे। ये 6 काम सुनना गौर से बेटा, ये 6 काम जो मैंने करने हैं, ये 6 काम मैंने एक कागज पे नोट कर लिए, ये 6 काम मैंने कागज में कलमबंद कर लिए और इस कागज को क्या नाम दिया? इस कागज को मैंने नाम दे दिया, इस कागज को मैंने नाम दे दिया स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। इस कागज को क्या नाम दिया? स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम फॉर कैश एट बैंक। इसका मतलब है अब जहां भी EY जाएगी, जिस भी क्लाइंट को ऑडिट करेगी, हर जो स्टाफ मेंबर है, जो हमारा टीम मेंबर है, वो कैश एट बैंक पर कम से कम ये 6 काम करेगा, क्योंकि ये 6 काम इज नाउ पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। इसका मतलब है ये मैंने कर दिया स्टैंडर्डाइज। अब कैश एट बैंक पे आपने 6 काम लाजमी करने। हो सकता है किसी क्लाइंट पर अगर रिस्क ज्यादा है तो हम हो सकता है कि हम एक आध काम यहां और कर लें, कोई एडिशनल काम कर लें, लेकिन कम से कम ये 6 काम तो इंश्योर होंगे ताकि जो ऑडिट की क्वालिटी है
दैट कुड बी मेंटेन्ड, दैट कुड बी स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब है, ये जो मैंने एग्जांपल दी आपको, ये मैंने आपको एग्जांपल दी स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, कुछ मुश्किल मुश्किल जुमले सुनेंगे आज, स्टैंडर्ड क्वेश्चनर्स, स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, स्टैंडर्ड प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड कन्फर्मेशंस, डेटा कन्फर्मेशन, क्रेडिट कन्फर्मेशन, बैंक कन्फर्मेशन। एक ऑडिट फर्म ने क्या किया है, एक ऑडिट फर्म जितने कागजात इस्तेमाल करती है, जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिसोर्सेज हैं, उसको हमने कर दिया स्टैंडर्ड। इसका मतलब है चाहे ऑडिट पीएसओ का हो रहा हो, सीमेंस का हो रहा हो, जॉनसन का हो रहा होगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स चलेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहां भी कंफर्मेशन भेज रहे हो, यहां भी भेज रहे हो, यहां भी भेज रहे हो, तो यहां भी क्या इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड डेटा कंफर्मेशन फॉर्मेट। यहां भी क्या इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड डेटा कंफर्मेशन फॉर्मेट। यहां भी क्या इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड डेटा कंफर्मेशन फॉर्मेट। समझ आ रही बात। इसी तरह हम जब मिसाल के तौर पर आइजा 300 में प्लानिंग पढ़ेंगे, तो एक ऑडिट फर्म शुरू में बनाती है ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट के स्टार्ट में एक ऑडिट फर्म बनाती है ऑडिट स्ट्रेटेजी। वहां हम यूज करते हैं बहुत सारी चेकलिस्ट, वहां हम यूज करते हैं बहुत सारी चेकलिस्ट, या आप कह लें आईसीक्यू, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। आगे इंशाल्लाह बात होगी इसके ऊपर। अब मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड आईसीक्यू बना हुआ है सेल्स के ऊपर, स्टैंडर्ड आईसीक्यू फॉर परचेजेस। हर क्लाइंट के लिए अलग अलग नहीं बनेगा। हमने इंटरनल कंट्रोल के हवाले से कुछ सवालात को एक कागज पर स्टैंडर्ड नोट कर लिया। अब जो भी क्लाइंट होगा उस पर ये आईसीक्यू फिलअप होगा। ये हमने क्या किया, ये हमने वंस अगेन प्रोसीजर्स को कर दिया स्टैंडर्डाइज। लेट्स समराइज। स्टैंडर्डाइज वर्किंग पेपर का मतलब है ये वो वर्किंग पेपर्स हैं जो हर क्लाइंट पर इस्तेमाल होंगे ताकि ऑडिट की क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। एग्जांपल हैंडआउट में दी हुई है। वी हैव स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, वी हैव स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स एंड वी हैव स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन फॉर्मेट्स। इसको जरा नोट करें और फिर हम समझते हैं कि ये ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं।